अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट वर्दा भट्ट फ्रॉम विज माइंड पॉडकास्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत से एक पूरी दुनिया में एक नाम रोशन कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं साद हाशमानी। जी साद हाशमानी, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि एक मिडिल क्लास बॉय से लेकर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन तक का सफ़र, उसमें कितनी हर्डल्स आपको आई? क्या कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान पब्लिक के सामने बोल नहीं पा रहा होता, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया यहाँ तक पहुँचने में? आप प्लीज़ अपनी जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को ज़रा बताएं। देखिए, जर्नी के बारे में बताना शुरू करूँगा तो वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन इसको सिंपली इस तरह लें कि किसी भी इंसान की लाइफ इजी नहीं होती। बिल्कुल। आप एक एंड प्रोडक्ट देखते हो, बंदा बना हुआ होता है, लोग इंस्पायर होते हैं, थोड़ा चार्मिंग लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जो बिहाइंड द सीन्स 10, 12, 15 साल की स्ट्रगल होती है ना, वो लोग देखते नहीं हैं। आप जब मूवी भी देखते हैं ना, तो 1-1.5 घंटे की मूवी के एंड में आपको एक हीरो की एंडिंग नज़र आ जाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की जो बिहाइंड द सीन्स वाली जो काविशें होती हैं, जो स्ट्रगल्स होती हैं, जिसमें बंदा हीरो नहीं लग रहा होता, उसको रिजेक्शंस फेस करनी पड़ती हैं, उसकी बेइज्जती होती है 10 जगहों पे, उसे बहुत से लोग डिमीन करते हैं, डिस्करेज करते हैं, उस पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वो जर्नी लोग नहीं देख पाते। तो मेरा जर्नी बताने से ज़्यादा बेहतर ये होगा बच्चों को कि ये सब कुछ फेस करोगे। असल कामयाब इंसान वही है जो 10 ना के बाद 11वें हाँ के लिए काम कर रहा हो। जिस तरीके से साद आपने सोशल मीडिया पर हलचल मचा के रखी हुई है अपनी एक पर्सनैलिटी से, अपने विजन से, और जिस तरीके से आप यूथ को इनकरेज कर रहे होते हैं, किसी ना किसी वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, एक ट्रैक चूज़ कर ले, इधर उधर डाइवर्ट हो रहे होते हैं। अच्छा, रिसेंटली आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि आप कोई कोर्स लॉन्च करने वाले हैं यूथ के लिए, और वो बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये किसी लिमिटेड एज ग्रुप के लिए होगा, पर्टिकुलर रिलेटेड टू द ऐसे स्टूडेंट्स के लिए होगा जिनके पास लिमिटेड एक्सेस है, या ये ओपन फॉर ऑल होगा? इसके बारे में, अपने कोर्स के बारे में थोड़ा हमें बताइएगा, क्योंकि हम चेक कर रहे होते हैं कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं, आपकी प्रोफाइल्स पे आ रहे होते हैं, लोग डिस्कस आपके बारे में कर रहे होते हैं। तो इस कोर्स के बारे में लोगों को क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसके बारे में प्लीज़ ज़रा डिटेल में बताइएगा कि किस तरीके का ये कोर्स है और कैसे लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कोर्स के बारे में मैंने अनाउंस किया था कि मैं पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए एक फ्री यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ। वर्चुअल यूनिवर्सिटी होगी, ऑनलाइन होगी, जिससे लोग अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप से बैठ के फ़ायदा उठा सकेंगे ऐसी स्किल्स लर्न करने में, जो पहले भी बहुत से लोगों ने सिखाने की कोशिश की है, लेकिन या तो उन्होंने आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दी है या उन्होंने लूट मार मचाई दी है। ये कोर्स और ये फ्री यूनिवर्सिटी हर एज ग्रुप के लिए है। मेरा ख़्याल है 10 साल से लेके 50-60 साल का बंदा या बंदी इसको ले सकती है। ख़वातीन के लिए भी है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, या सिंगल मदर्स हैं, या कोई ऐसी ख़वातीन हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं ऑन द साइड। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक साथ हमने ओपन कर दिया है। हाँ, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन मैंने रखी है जो मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ, कि मैं पढ़ाऊँगा उसी को जो एप्टीट्यूड टेस्ट पास करेगा। मैं हर किसी को नहीं पढ़ाऊँगा। जो पढ़ने आ रहा है उसने पहले ये शो करना होगा, मुझे प्रूव करना होगा कि वो सीरियस है पढ़ने के बारे में। मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए जो आएगा, देखेगा, मज़े लेगा, नहीं समझ में आएगा तो गालियाँ देगा और चला जाएगा। मुझे लॉन्ग टर्म वाले लोग चाहिए जो पढ़ने आ रहे हैं। एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है मुझे। मेरा अल्टीमेट गोल जो है ना, वो ये है कि इससे 3,25,000 तक बच्चों ने अभी तक इनरोल किया था। अब 3,25,000 में से फ़र्ज़ करो 1.5 लाख पढ़ने आ जाते हैं सीरियसली। अब उन 1.5 लाख में मैं चाह रहा हूँ कि मैं 90%, 95% सक्सेस रेशो लेके आऊँ। तो उन 1.5 लाख में से भी फ़र्ज़ करो एप्टीट्यूड टेस्ट एक सर्टेन नंबर ऑफ बच्चों ने पास किया, तो उसका मैं 90% सक्सेस रेशो चाह रहा हूँ। वो 90 सक्सेसफुल लोग जब एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे बैठे होंगे ना, तो वो एक दूसरे से की मदद कर रहे होंगे,
और वो खुद उस्ताद बन के हज़ारों बच्चों को पढ़ा रहे होंगे आगे जाके, और वो बाहर से बिजनेसेस पकड़ के कम्युनिटी डेवलप करेंगे, जिससे हमारे यहाँ पे एक ऐसा हब बनेगा। कम से कम हम फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स में आगे बढ़ जाएंगे कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरीके से आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, मैं सबके नाम नहीं लूँगी, लेकिन उन्होंने बच्चों के लिए ऐसे ऐसे कोर्सेज़ बनाए हैं, लोग उनको मेंटोर मानते हैं, और फिर जब उनकी चीज़ें सामने आ जाती हैं और फिर एक अजीब ही सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं 50,000 के कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं। 50,000 की रकम एक मिडिल क्लास का बच्चा कैसे अफोर्ड करेगा? चले किसी तरीके से वो 50,000 का कोर्स ले भी लेते हैं, तो उसके पीछे उनकी बहुत सारी होप्स होती हैं कि हमारा बच्चा 6 महीने बाद कुछ बन जाएगा। लेकिन उस 50,000 का कोर्स अवेल करने के बाद आपको पता लगता है कि देयर इज़ नथिंग, उस कोर्स में ऐसा कुछ है ही नहीं कि कुछ सीखने के काबिल हो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि लोगों ने अपनी पॉकेट मनी बना ली है, वो सिर्फ अपने इनकम जनरेट करने के लिए इस तरीके के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, बच्चों की जहानत उस चीज़ में नहीं आ रही। तो आप थोड़ा इस चीज़ के बारे में बताएं। अच्छा, जो भी ऐसा कोर्स बेच रहा है जिसमें वैल्यू नहीं है, उसका तो मैं दुश्मन हूँ। मैं क्लियर कट ऐलान कर रहा हूँ कि उसकी मेरे से दुश्मनी है। मेरे हाथ में वो आएगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो अगर ऐसा कोर्स बेच रहे हो जिसमें वैल्यू नहीं है और लूट मार मचाई भी है, तो बस उस दिन का इंतज़ार करो जब मैं तुम तक पहुंचूंगा। हाँ, अगर ऐसी चीज़ पढ़ा रहे हो जिसमें वैल्यू है और फीस चार्ज कर रहे हो, फीस चार्ज करना कोई बुराई नहीं है, कोर्स बेचना कोई बुराई नहीं है, कोर्स को एज अ बिजनेस रखना कोई बुराई नहीं है। एजुकेशन बिजनेस रहा है सदियों से। आप ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वगैरह सब एजुकेशन बिजनेस थे, पहले उनकी इतनी प्रेस्टीज नहीं थी जो इतने सालों में डेवलप हो गई। तो कोई भी पढ़ा रहा है और फीस चार्ज कर रहा है और अच्छी वैल्यू दे रहा है और स्टूडेंट का सक्सेस रेशो अच्छा है, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनको सपोर्ट करूँगा। मेरी कोई हेल्प चाहिए मुझे रीच आउट करें। लेकिन अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि मैं ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ और इस चीज़ से मैंने इतने पैसे अर्न किए हैं, जो कि उसने नहीं किए, और कोर्स से वो अर्न कर रहा है और फिर कंटिन्यू किए जा रहा है, यानी एक फेल्ड टीचर, एक नाकाम उस्ताद स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है कोर्स के वादे में और फर्दर नाकाम बच्चे पैदा कर रहा है, तो वो तो इंतज़ार करे, एक दिन घंटी बजेगी हशमानी की। जैसे ही आपने कहा कि कोई भी जो फ़ायदा नाजायज़ उठा रहा है और अगर वो सामने आ गया तो आप उनके दुश्मन हैं। दुश्मन से ये चीज़ याद आई, शाहिद अनवर के साथ रिसेंटली आपकी बहुत कंट्रोवर्सी सामने आई है, और मेरा ज़ाती एक सवाल है कि जब पब्लिकली आप किसी को चैलेंज कर लेते हैं तो आपको थ्रेट्स भी बहुत आते हैं। आपने शाहिद अनवर को पब्लिकली चैलेंज किया, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की वायरल हुई, सामने आई, पब्लिक आपको देख रही है, सुन रही है, शाहिद अनवर के स्टेटमेंट देख रही है, आपके स्टेटमेंट देख रही है। क्या आपको उस तरफ से कभी कोई थ्रेट नहीं आया? देखिए, थ्रेट वगैरह ये सब चीज़ें मैं सीरियसली नहीं लेता। अगर कोई मेरे सामने आ जाएगा तो फिर उसे देखा जाएगा, लेकिन इंसान को हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए वर्स्ट के लिए, बुरे से बुरे के लिए। मैं तैयार हूँ बुरे से बुरे के लिए। मुझे पता है कि अगर मैं किसी की दुकान बंद करूँगा तो वो 4 कोशिशें करेगा मुझे नुकसान पहुँचाने की, लेकिन अभी इतना बड़ा हुआ नहीं है वो। साथ मुझे बताइएगा कि मुल्की सूरत हाल के बारे में आपकी क्या राय है? आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से क्राइसिस में है, तो इसके बारे में आपके पर्सनल क्या थॉट्स हैं? देखिए, मैं बड़ी एक मिसाल देता हूँ कि अगर एक बच्चा सुबह से शाम तक नेटफ्लिक्स देख रहा है, क्रिकेट खेलने चले जाता है, दोस्तों के साथ चाय के होटल में मिलता है, रात में मूवीज़ देख के सोता है और वक्त ज़ाया करता है, क्या वो एक बहुत ज़हीन इंजीनियर बनेगा? द आंसर इज़ नो। तो मुल्क में जब मैं बच्चों को देखता हूँ, उनकी हैबिट्स देखता हूँ ना, तो वो हैबिट्स कामयाब इंसान वाली हैबिट्स नहीं हैं। बहुत से अच्छे लोग भी हैं, हम मेजॉरिटी और मासेस की बात करते हैं। कामयाब इंसान वो होता है जो उस यकीन पे जीता है कि कल आज से बेहतर होगा, और उसकी आदतें भी उस यकीन वाली होती हैं कि कल को आज से बेहतर बनाना है। हमारे अंदर जो डिसिप्लिन इंस्टिल्ड किया गया है ना, रिलीजियस तौर पे और एज ह्यूमंस एज वेल, वो डिसिप्लिन हमें बैठने और नेटफ्लिक्स देखने का डिक्टेट नहीं करता। वो डिसिप्लिन हमें बताता है कि सुबह उठना है, काम पे लग जाना है, अगर काम नहीं है तो काम ढूंढना है, काम नहीं है तो काम पैदा करना है, और काम नहीं है तो काम पकड़ना है, यानी किसी और का काम अपने ज़िम्मे लेना है। तो इसीलिए मैंने शुरू किया कि पहले तो अपने घर के काम कर लो। अगर कोई बोलता है ना काम नहीं है, देखो एक सिस्टम की इंट्रोपी है ना, हमेशा इंक्रीज होती है। इंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ये फिजिक्स में पढ़ाया जाता है बच्चों को इंटर में। डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस।
कभी डिक्रीज़ नहीं होता। इसका मतलब जो भी बोलता है काम नहीं है, काम बहुत सारा है, तुम्हें डिसऑर्डर दिख नहीं रहा। तो रोज़ सुबह कोई ना कोई काम है, अपना बिस्तर बनाने से लेके कोई ना कोई जॉब पकड़ना या कोई ना कोई ई कॉमर्स का काम पकड़ना या कोई ना कोई स्किल लर्न करना या पढ़ाई लर्न करना। तो जो भी ये जहन बना लेगा अपना कि मुझे डेली काम पकड़ना है और मुझे डेली प्रोडक्टिव होना है, पहले तो सुबह उठ के अपने आप से ये बोलना है आज बहुत बेहतरीन दिन होगा काम के लिए, ये पॉजिटिव माइंडसेट है एक। फिर उसके बाद काम पकड़ना है, तो करने को बहुत काम है। और जो इस रास्ते में लग गया ना, जिसने आदत बना ली काम की, कोई भी कामयाब ख्वाहिश से नहीं होगा। अगर आप ये ख्वाहिश करते हो कि यार मेरे पास एक बड़ा सा घर हो, मेरे अम्मी अब्बू के पास गाड़ी हो, मैं अच्छा सा खाना खाते हो, शॉपिंग करते हो, आपकी ख्वाहिश से आप कामयाब नहीं होगे, आपकी आदतों से आप कामयाब होगे। आदतें आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। बिल्कुल, बहुत गहरी बात आपने की है। और आपकी बातों में एक वर्ड था ई कॉमर्स के बारे में, जो आपने डिस्कस किया। रिसेंटली आप बहुत वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से कि इंटरनेट की वजह से हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री हिल के रह गई थी। काफ़ी सारे हमारे फ्रीलांसर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हुआ, उनका काम इफ़ेक्ट हुआ। आपको क्या लगता है कि अगर मज़ीद पाकिस्तान में इसी तरीके के इंटरनेट के प्रॉब्लम हुए तो क्या हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी? सर्वाइव तो कर पाएगी, लेकिन ये इंटरनेट का मसला बड़ा जेन्युइन मसला है। देखो, जो भी इंसान इंटरनेट की कंप्लेन कर रहा है और वो काम करने पे बिलीव रखता है, तो उसकी कंप्लेन को मैं जेन्युइनली लेता हूँ। हम क्या कर सकते हैं, इसका हल ये कर सकते हैं कि हम 40 से 50 सीनियर इन्फ्लुएंसर्स, सीनियर ई कॉमर्स वाले जो ग्रुप्स बहुत सारे ओन करते हैं, वो गवर्नमेंट को अपनी तौर पे कोई ना कोई एप्लीकेशन लिखें। लेकिन किसी भी मुल्क में है ना, कोई भी मसला डायरेक्ट लड़ाई झगड़े से सॉल्व नहीं होता, आपको अपना पर्सपेक्टिव पहुंचाना होता है। दुनिया में है ना, दो जंगें बहुत ज़्यादा चलती हैं, एक है नैरेटिव बिल्डिंग की, एक है पर्सपेक्टिव की। पर्सपेक्टिव क्या होता है कि आप अपने मसाइल शेयर करें कि ये मसला चल रहा है, इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे, इससे मुल्क का ये नुकसान हो रहा है, हमारा ये नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है, हम लोग सेल्फ सेंट्रिक है बहुत ज़्यादा। हम जब किसी को अप्रोच करते हैं ना अपना मसला हल करने के लिए, तो हमें ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं आती, हम उनको ये कन्विंस नहीं कर सकते कि ये मसला अगर हल हो गया तो आपका ये फ़ायदा होगा। अपना फ़ायदा नहीं बताते, आपका ये फ़ायदा होगा। तो ज़ाहिर है अपनी गवर्नमेंट्स को, अपनी सुपीरियर अथॉरिटीज़ को ये कन्विंस करना है कि अगर ये मसला हल हो गया तो मुल्क का ये फ़ायदा होगा, आपका ये फ़ायदा होगा और इन टर्न हमें भी फ़ायदा होगा। साथ में नैरेटिव बिल्डिंग करनी है। जो 40-50 इन्फ्लुएंसर्स मैं कह रहा हूँ, वो एक नैरेटिव बिल्ड करें कि देखें ये मसला पेश आ रहा है ये एक्शन की वजह से, तो इसका क्या सॉल्यूशन देंगे आप। देखिए, इंडिया जब मूवीज़ बनाता है ना, तो उनकी मूवीज़ में स्टोरी लाइन अब कम से कम होती जा रही है, अब नैरेटिव ज़्यादा होता है। नैरेटिव क्या होता है, हम अच्छे हैं। हमें एज अ कंट्री अपने मसाइल का नैरेटिव एक बिल्ड करना है कि आप अपने सुपीरियर्स को अपना मसाइल कैसे पहुंचाएं, और दूसरा एज अ कंट्री हमें दूसरी कंट्रीज़ को ये बताना है कि भाई हम सबसे अच्छे हैं। तो ज़ाहिर है फिर आपकी NGOs वगैरह ये सब सपोर्ट में आ जाएंगी इस चीज़ में। आपने यूथ के बारे में बात की। हमारी 80%, 60 to 80% यूथ आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रही है, टिकटॉक को स्क्रॉल करने में, टिकटॉक की वीडियोस बनाने में। उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। हम दिन ब दिन एक नए टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं, हम एक नए विजन को प्रमोट कर रहे होते हैं। आप यूथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं कि वो एक ट्रैक के ऊपर आ जाए, लेकिन हमारी अभी भी जो यूथ है वो स्क्रॉलिंग से आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसे यूथ के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यूथ को मैं ब्लेम नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा मैं ब्लेम करता हूँ उन लोगों को जिनके पास अथॉरिटी है इस चीज़ को आगे या पीछे करने की। टिकटॉक एज अ प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है, यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है। मैं हर बच्चे को ये सजेस्ट करता हूँ डायरेक्ट मुखातिब करते हुए कि देखो, हर कोई अच्छी लाइफ चाहता है, हर कोई सुकून चाहता है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी का मेजॉरिटी वक्त कंजम्पशन में लगा रहे हो, लेट इट बी परचेजिंग समथिंग, कुछ ख़रीदारी करना, अपने लिए शॉपिंग करना, अपने लिए चीज़ें लेना, या कंजम्पशन ऑफ कंटेंट। जो भी कंज्यूमर है ना किसी भी ज़ुमरे में, और वो प्रोड्यूसर नहीं है किसी भी ज़ुमरे में, वो हमेशा पीछे रह जाएगा दुनिया में। और वही बच्चा जो आज कंज्यूम कर रहा है और वो आज से रोके जितना वो कंज्यूम कर रहा है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करने में लग जाए। ये मैं बड़ी गहरी बात कह रहा हूँ, सिर्फ कंटेंट की बात नहीं कर रहा। अगर तुम 8 घंटे टिकटॉक और नेटफ्लिक्स पी रहे हो ना, और तुमने वो 8 घंटे कुछ ना कुछ क्रिएट करने में लगा दिया, वो कंटेंट भी हो सकता है, वो कॉपीराइटिंग स्किल भी हो सकती है, वो अपनी पढ़ाई करना भी हो सकता है, अपने दिमाग पे डाउनलोड करना शुरू करनी चीज़ें,
काम की चीज़ें और उससे कुछ बनाया और दुनिया को दे दिया, तुम ज़्यादा कामयाब होगे कंपेयर टू वो बंदा जो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। अब इसकी एक और फ़ायदा भी बताता हूँ। अब मैंने है ना, हर चीज़ में मैं फ़ायदा ढूंढता हूँ। हज़ारों लाखों करोड़ों लोग कंज्यूम कर रहे हैं सुबह शाम, तो रेस क्या है कि सब लोग पीछे भाग रहे हैं, जो भी थोड़ा सा भी आगे भागेगा कामयाब हो जाएगा। तो आज अगर किसी बच्चे ने ये ठान लिया कि यार मुझे ये सारा जो हर्ड है ना, इससे अलग बनना है, मैं वो गाय नहीं हूँ जो तूफान के साथ भाग रही है, मैं वो भैंस हूँ जो तूफान के अंदर भाग रही है, तो वो कामयाब हो जाएगा बहुत कम मेहनत में। क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत दिखता है ना और बाकी सबको बिल्कुल भी नहीं दिखता, तो आपको पूरी दुनिया दिख जाएगी। साथ एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आया है कि पंजाब में एक अनस हैं जो बेसिकली कोर्स सेलर हैं, और वो भी किसी कोर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, और कुछ कमेंट्स हमने रीड आउट किए हैं कि उनको कहा जा रहा है कि वो स्कैम है, वो भी शाहिद अनवर की तरह लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे कोर्स सेल कर रहे हैं। मैं आपको कोर्स की डायनामिक्स समझाता हूँ थोड़ी सी। जितने भी लोगों ने कोर्स सेल किया है लास्ट 4, 5, 6 ईयर्स में, उनमें कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। अच्छे लोगों का भी सक्सेस रेशो अच्छा नहीं है। उसमें वजह यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स इस लग्जरी और इस लाइफस्टाइल को देख के अट्रैक्ट होते हैं और फिर वो जाके मेहनत नहीं करते वहाँ पे। तो बहुत केसेस में प्रोफेसर्स भी गलत हैं। आप नाम ले रही हैं, किसी का भी नाम ले लें, बहुत केसेस में प्रोफेसर्स भी गलत हैं और बहुत केसेस में स्टूडेंट की भी गलती है। मैंने जो एप्टीट्यूड टेस्ट की रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है ना, वो रखी ही इसलिए है कि जो भी बंदा आसमानी की गाड़ी और घड़ी देख के आ रहा है ना, वो ना आए, मुझे नहीं चाहिए वो। हाँ, गाड़ी और घड़ी देख के ये सोचता है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और मैं इनसे आगे बढ़ूंगा, वो आ जाए। बिल्कुल। सिर्फ फैसिनेट होके ना आओ, फैसिनेट होके मेहनत के इरादे से आओ। तो ये लेट इट बी अनस, शायद एनीवन, XYZ, आई डोंट केयर। मेरा किसी से पर्सनल ग्रज है, ना मेरी किसी से पर्सनल दोस्ती है, ना मैं किसी की पर्सनैलिटी के खिलाफ हूँ। मैं खिलाफ हूँ उस प्रिंसिपल पे कि अगर तुम उस्ताद होना क्लेम करते हो तो उस्ताद का रुतबा बहुत ऊंचा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोफेशन था उस्ताद, टीचर, पढ़ वाला। तो अगर तुम पढ़ाने वाले हो तो तुम उसके पीछे कोई गिमिक नहीं होना चाहिए। ऐसे भी पैसे बन सकते हैं। अगर मैं एक अच्छा टीचर हूँ, मैं जैसे बचपन में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता था बच्चों को, मैं अगर एक अच्छा टीचर हूँ, मैं बोलूँगा मैं इतनी फ़ीस लूँगा, जितनी ज़्यादा लेनी है लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अच्छे टीचर, बेस्ट टीचर बन जाओ उस चीज़ की। मेरी हमेशा ये फ़िलासफ़ी है कि तुम अपने प्रोफेशन के बेस्ट आदमी बन जाओ और फिर अपनी मर्ज़ी के पैसे चार्ज करो, नो प्रॉब्लम, कोई गलत नहीं है इसमें। जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा तुमसे, जो अफोर्ड कर सकता है वो पढ़ेगा, जो नहीं कर सकता वो नहीं पढ़ेगा। लेकिन ये क्लेम करना कि मैं बेस्ट टीचर हूँ, अपनी गाड़ियाँ घड़ी और ये सब दिखा के, और फिर पढ़ाना नहीं ठीक से, क्योंकि आपको एक बार फीस आ जाती है, आपका इंटरेस्ट डाउन हो जाता है, वहाँ मुझे प्रॉब्लम है। और मुझे प्रॉब्लम इसीलिए है कि हज़ारों लाखों लोग अपनी ज़िंदगी की सेविंग्स है ना, वो लगाते हैं इन कोर्सेज़ में। हज़ारों लाखों लोग, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने गाँव में अपने घर बेच के कोर्स खरीदे हैं। तो उनको ये लोग बताते नहीं है शुरू में कि भाई तुम्हें इतनी मेहनत लगेगी, तुम्हें इन्वेस्टमेंट लगे। उनको ये बताया जाता है कि 3 महीने में तुम करोड़पति हो जाओगे या तुम लाखों कमा रहे होगे 3 महीने बाद। बिल्कुल ऐसा ही है। वो शॉर्ट टर्म सक्सेस इतना ज़्यादा दिखा देते हैं, ब्रेन वॉश इतना ज़्यादा हो जाता है बच्चों का कि उनको, इवन पेरेंट्स को लगता है कि 3 महीने में हमारा बच्चा पता नहीं कौन सा 30 मार खान बन जाएगा। तो ये बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं, और इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं चलूँगी कि हमारी कंट्री में इस वक्त आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का टाइम ये सही है या नहीं है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान में पैसा लगाना मतलब पैसा वेस्ट करने के बराबर है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? पाकिस्तान में पैसे से ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। एप्रिशिएटेड। जो भी बच्चा अगर आज सोच रहा है कि पापा के पास 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो पहले उसे दिमाग लगा के स्टडी करनी है, कोई स्किल कुछ सीखना है और उसके बाद वो पैसा लगाना है। मेरे पास अक्सर बच्चे जब अमेरिका आते हैं ना, वो मुझे पूछते हैं साथ में, हम बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम पाकिस्तान से ये पैसे लेके आए हैं, क्या हम बिज़नेस स्टार्ट कर लें? मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ नहीं, अभी स्टार्ट नहीं करो। 1, 1.5, 2 साल उस प्रोफेशन में काम करो जो प्रोफेशन में तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो, मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पाकिस्तान में बहुत से लोगों के पास बहुत सा पैसा है और बहुत से लोगों के पास कुछ नहीं है।
जिनके पास कुछ नहीं है उनको भी दिमाग लगाना है, और जिनके पास बहुत कुछ है उनको भी दिमाग लगाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे है ना, ई कॉमर्स का अभी ई भी है ना अकॉम्प्लिश नहीं हुआ। इतना पोटेंशियल है यहाँ तो, अभी Agreed, अभी तो agreed. क्रेडिट कार्ड ही नहीं आए ठीक से। बिल्कुल। पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, बाहर है ना एक समंदर है सर्विस बिजनेस का, जो कि लैपटॉप से, फ़ोन से, कंप्यूटर से लोग सर्विसेज दे रहे हैं। मैं खुद ऐसे लड़कों को जानता हूँ पाकिस्तान में जो 6-6, 8-8, 10-10, 20-20 हज़ार डॉलर बना रहे हैं मंथली। 20 साल, 22 साल, 24 साल के बच्चे हैं। उन्होंने स्किल लर्न किया, उन्होंने शादियों में जाना बंद किया, उन्होंने डकी भाई को देखना बंद किया, उन्होंने टिकटॉक देखना बंद किया, अपनी सारी एनर्जी उन्होंने लगा दी कुछ सीखने में और काम करने में, और वो प्रोड्यूसर बनने में rather than कंज्यूमर बनने में। साथ आप इतनी अच्छी और गहरी बात करते हैं, मुझे ये बताइए आपका आइडियल कौन है? यार मेरा आइडियल वो बच्चा है जो इस वक्त वेटर की जॉब कर रहा है, उसका यकीन ही नहीं बना हुआ कि कल बेहतर होगा, लेकिन वो फिर भी रोज़ सुबह उठ के काम पे आता है और बेस्ट सर्विस देता है। वो मैकेनिक शॉप पे बच्चा है, वो सर्विस इंडस्ट्री के सारे लोग जो जिनको कोई उम्मीद ही नहीं है। देखें आप और मैं ना सुबह काम करते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि महीने के एंड में ये पैसे आएंगे, या नेक्स्ट महीने में ज़्यादा कमाऊंगा या ज़्यादा कमाऊंगी। मैं उन लोगों को आइडियल और सल्यूट करता हूँ, उन लोगों को जिनको अपने कल के बेहतर की उम्मीद ही नहीं है, फिर भी मुस्कुरा के रोज़ सुबह काम करते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने की है। साथ सोशल मीडिया पे आप कितने टाइम पहले आए हैं? सोशल मीडिया पे मेरा ख्याल है वैसे तो अकाउंट्स बने हुए थे, 10-12 साल पहले अकाउंट्स बने हुए थे। इतना ज़्यादा आप प्रोएक्टिव नहीं थे अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे? मैं यूज़ नहीं करता था। देखिए मैं जिस इंसान का टाइम अपने काम में लगा हुआ हो ना, उसको इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है। जो अगर आप बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी इस बात से। हाँ, अगर आप उस हिसाब से कह रही हैं कि ये कंटेंट उसमें कब आए, कंटेंट प्रोडक्शन वगैरह में कब आए, तो वो भी रिसेंट ही है। मेरा ख्याल है 1-1.5-2 साल हुआ है। जुनैद आया था पहले इंटरव्यू करने और वो मेरा ख्याल है चल पड़ा, उसके बाद से मैंने कंटेंट में इंटरेस्ट लिया। टीचर मैं बहुत अर्ली लाइफ से हूँ। मैं 6th क्लास की उम्र में पहला ट्यूशन पढ़ाया था। तो आई बिन अ टीचर ऑल माई लाइफ। मुझे लोग कहते थे कि आप अभी भी टीच करो कुछ ना कुछ। मेरे नीचे कमेंट्स आते थे कि यार साथ भाई आप माइंडसेट और इंटेलिजेंस की बड़ी बात करते हैं, अब काम क्या करें हम। तो इस वजह से मैं इस डायरेक्शन में आ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। देखिए मेरा कुछ नहीं लग रहा अगर मैं किसी को कोई अच्छी बात बता देता हूँ या कुछ सिखा देता हूँ। इंसान है ना, ज़िंदगी भर दुनिया से लेता है चीज़ें, नॉलेज लेता है, फेवर्स लेता है, और कुछ हद तक मेरा ख्याल है आप अपनी पर्सनैलिटी भी लोगों से गेन करते हैं। इंसान की पर्सनैलिटी थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटी से मिल के बनी होती है। देयर कम्स अ टाइम इन लाइफ जब आप सोचें कि अब मुझे कुछ देना है लोगों को। अभी इस वक्त आप सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग पर जा रहे हैं, आप खुद भी बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। नहीं, मैं वाकिफ़ नहीं हूँ इस चीज़ से। बाकी वाकिफ़ होंगे खैर, लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आते हैं जाते हैं। आप इस वक्त बहुत ट्रेंडिंग पोजीशन पे चल रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि आपका जो ये विजन है ये लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाएगा? देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए। ना मैं फॉलोइंग पे बिलीव रखता हूँ, ना मैं सेलिब्रिटी स्टेटस पे बिलीव रखता हूँ, ना मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि कोई किंग बन जाए कहीं का भी। लोग आते जाते रहेंगे, बात मेरी हमेशा कायम रहेगी। मैं अगर बात सही करता रहूँगा, लोग सुनते रहेंगे, लोग फॉलो करते रहेंगे। मैं अगर बात गलत करूँगा तो यही लोग मुझे कहेंगे कि साद भाई आप ख़त्म हैं। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान में आपका कहाँ से ताल्लुक़ है? पाकिस्तान में मेरी कराची की पैदाइश है। और लेकिन पूरा पाकिस्तान मेरा अपना है। अभी मैं KPK भी गया था, मैं पंजाब भी जा रहा हूँ अभी सून। तो मेरी जो इनिशिएशन हुई है लाइफ की, जो तालीम और इनिशियल जो स्ट्रीट स्मार्टनेस आप कहते हैं, वो कराची से आई है। साथ एक क्वेश्चन है मेरे पास, और मैं चाहती हूँ कि आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताएं कि एक शाहिद अनवर के ऊपर FIR आई है और तलवार नाम का चैनल है फेसबुक पर। आप इसके बारे में क्या जानते हैं, या आपकी क्या राय है इस चीज़ के ऊपर? ये एक न्यूज़ वायरल हुई है। देखिए शुरू में मैं समझता था कि ये लड़का, ये बच्चा एक एक्ट प्ले करता है ऑन कैमरा अपने कोर्स बेचने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता लगने लगा कि ये एक्ट नहीं प्ले करता, ये वाकई ही बहुत गंदा आदमी है। इसकी जो इनिशिएशन है ना, अब ये जैसे साबित हो गया, ये एक FIR आई है, ये
बचपन से एक कॉन आर्टिस्ट है। कॉन आर्टिस्ट वो होता है जो झूठ भी बहुत ही अच्छे तरीके से बोलता है, जो धोखा और फरेब में प्राइड लेता है, उसे फ़ख्र होता है कि मैंने धोखा दे दिया। तो अब ये जो FIR आई है इसकी बेस पे पता चल रहा है कि इन्होंने पहला धोखा बचपन में देना शुरू किया था और वो सिलसिला अभी तक चला आ रहा है। और ये ऐसी हाई है कि आज वो एक धोखा देगा, उसको उसमें मज़ा आएगा, कल उसको और बड़ा धोखा देना है लोगों को, तो उसकी ज़िंदगी इसी पे क्रिएट होती जा रही है, पाइल अप होती जा रही है। लेकिन देखें ऊपर वाला है ना, अल्लाह है ना, वो हर एक को है ना उसकी औकात दिखाता है दुनिया में, सूनर और लेटर। ये जो आप देख रही हैं ये सब अल्लाह दिखा रहा है। ये इसमें हशमानी का कोई कमाल नहीं है, दुनिया का कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से चीज़ें हो रही हैं। लोग एक एक करके आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भाई इसने भी मुझे धोखा दिया, मुझे भी इसने धोखा दिया, मुझे भी इसने धोखा दिया। साथ हर कामयाब इंसान के पीछे या हर कामयाब मर्द के पीछे कहते हैं कि एक औरत का हाथ होता है। आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? देखें, कामयाबी के पीछे सिर्फ औरत का नहीं, फैमिली का हाथ होता है। फैमिली में 20, 30, 40, 50 लोग होते हैं एक्सटेंडेड फैमिली में। हर इंसान जो आपके लिए दुआ करता है, आपसे प्यार से बात करता है, आपका किसी ना किसी लेवल पे ख्याल किया होता है, उन सब का हाथ है। तो इवन दो मैं कामयाबी का मेरा जो बैरोमीटर है ना वो बहुत ऊपर है। कामयाबी सिर्फ पैसे कमा लेने से या फेमस हो जाने से नहीं होती। कामयाबी में मज़हब का एलिमेंट होता है, फैमिली सिस्टम का एलिमेंट होता है और इज़्ज़त का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। तो ये सब चीज़ें मिला के अगर आप देखें तो मैं अभी भी ख़ुद को उस लेवल पे नहीं समझता जहाँ मुझे होना चाहिए। अच्छा। लेकिन जहाँ भी मैं हूँ फैमिली का सबसे बड़ा हाथ है उसमें। फैमिली ब्लेसिंग होती है सबके पीछे और हर कामयाब इंसान के पीछे। जाहिर सी बात है जब तक फैमिली की सपोर्ट नहीं हो तब तक वो चार्म वो सक्सेस की खुशी नहीं मिल रही होती है। अच्छा, आपकी फ़र्स्ट इनकम क्या थी? देखिए, मेरी फ़र्स्ट इनकम पाकिस्तान में एक ट्यूशन से थी। मुझे 300 रुपये मिले थे वो ट्यूशन पढ़ाने के। अच्छा, महीने के। और जो आपने बताया कि 6th क्लास से आपने वो उसी की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे 300 रुपये पहली तनख्वाह मिली थी ट्यूशन की। उस वक्त के 300 रुपये मेरा ख्याल है आज के 1000-1500 के बराबर होंगे, क्योंकि उस वक्त रुपये की वैल्यू ज़्यादा थी। लेकिन वो 300 में बड़ी बरकत थी। तो आप पढ़ाई में कैसे थे बचपन में? मैं बहुत ही एक एवरेज स्टूडेंट था। जो चीज़ मेरे दोस्तों को 3 घंटे में याद होती थी मुझे 3 दिन लगते थे वो याद करने में। लेकिन मेरा शायद मेरी बदकिस्मती ही मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि मुझे हर चीज़ में ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया ना कि मुझे सेम रिज़ल्ट हासिल करने के लिए इन सब लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप उस ज़्यादा मेहनत करने के आदी हो जाएंगे। और जब आप आदी हो जाएंगे तो कुछ सालों बाद आपका दिमाग इतना रवां होना शुरू हो जाएगा कि आपको वो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा कंपेयर टू दूसरे लोग। लेकिन आदत आपकी ज़्यादा मेहनत करने की है तो आप आगे निकल जाएंगे। डेफिनेटली, आई टोटली एग्री विथ यू। अच्छा, हमारी यंगस्टर्स जब बाहर कंट्री में जा रहे होते हैं तो बहुत जल्दी एक डिफरेंट उनको सिनेरियोज मिल रहे होते हैं, एक नया इन्वायरमेंट मिल रहा होता है, वो अल्कोहल और दूसरी चीज़ों में दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसी यूथ के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी लोग जिनको तालीम मिली हुई होती है ना उनसे तो मैं बड़ा स्ट्रिक्टली डील करता हूँ, क्योंकि अगर किसी को बता दिया गया है कि ये गलत है ये सही है और कॉन्स्टेंटली बार बार बताया गया है कि जैसे शराब हराम है हमारे कल्चर में, आउट गोइंग जो क्लबिंग वगैरह ये सब हराम है हमारे कल्चर में, टैटू बनाना हराम है हमारे कल्चर में। अगर हमारे कल्चर और मज़हब में अगर किसी बच्चे को बचपन से लेके 18, 19, 20 साल, नॉर्मली इस एज में ही अकेले बाहर जाते हैं बच्चे, ये बता दिया गया है कि ये सब हराम है और फिर वो कर रहा है, तो वो बड़ा बदकिस्मत और मेरा ख्याल है वो स्टूपिड इंसान है। लेकिन अगर कोई इग्नोरेंट है और उसे पता ही नहीं है, जैसे आप दूसरे कल्चर्स में देखेंगे ना ये सब बड़ी आम बातें हैं, टैटू वगैरह, शराब वगैरह, क्योंकि उनका कल्चर ही है, उनको प्रमोट ही ये किया गया है शुरू से। तो उनको मैं उतना बुरा नहीं समझता जितना मैं अपने आप वालों को बुरा समझता हूँ, क्योंकि आपको तो बताया गया है ना सही और गलत। और पार्ट टूवर्ड्स रिडेम्पशन, जिसको मैं कहता हूँ आज आपने कोई बुराई कर ली लेकिन आगे जाके आप अच्छे हो जाएं, उसका भी रास्ता है। अगर पहला स्टेप कर लो, जो मैं कहता हूँ पहला स्टेप है मैं गलत हूँ। जिस वक्त ये मान लिया ना मैं गलत हूँ,
इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन ठीक कर लोगे खुद को। और लोग सबसे बड़ी बात अपनी गलती ही नहीं मानते, वो हमेशा ब्लेम ही दूसरों को कर रहे होते हैं। आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? बिल्कुल है। कौन सा ऐसा स्पोर्ट गेम है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? देखिए, स्पोर्ट मुझे शुरू में क्रिकेट पसंद था, सॉकर पसंद था। अब मैं पसंद करता हूँ मिक्स मार्शल आर्ट्स, फाइटिंग। मैं खुद भी करता हूँ और मैं देखता भी बड़े शौक से हूँ। लेकिन जो असली स्पोर्ट है ना ज़िंदगी का, वो है मेहनत का स्पोर्ट। आज मुझे लोग कहते हैं कि यार आप अच्छी इनकम करते हैं, आप कमाते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसेज हैं, तो आप क्यों काम कर रहे हैं? काम करना आप काम करने के लिए नहीं है, ये एक स्पोर्ट है। इसमें जीतने का इंसान को बार बार दिल करता है, बार बार कोशिश करने से। शुरू के 10-20 साल आपको हज़ारों नाकामियाँ फेस होंगी, लेकिन इंसान वही मजबूत है जो टेंशन को बार बार फेस करता है। हमें बचपन में कहा जाता था कि आप स्कूल पास कर लोगे तो लाइफ कॉलेज की इजी हो जाएगी, कॉलेज पास कर लोगे तो यूनिवर्सिटी की लाइफ इजी हो जाएगी। बेसिकली वो हम सबसे झूठ बोल रहे होते थे। असल केस ये है कि स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बाद जॉब आपको आदी बना रही होती है टेंशन लेने का। आपको आदत डाल रही होती है कि आपने मुशक्कत और मेहनत करते रहना है सारी ज़िंदगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं कहूँगी कि अरशद नदीम, आपको पता होगा कि माशाल्लाह बहुत अल्लाह ने उनको इज़्ज़त बख्शी है, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और लेकिन एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि अरशद नदीम को आज से पहले कोई नहीं जानता था। जैसे ही अल्लाह ने उनको कामयाबी दे दी, हर बंदा चाहे टॉप से लेकर बॉटम तक, हर बंदा अपनी प्रमोशन के लिए उनके साथ अटैच हो रहा है। मैंने इतना उनको स्पॉन्सर कर दिया, मैंने यहाँ की ट्रिप स्पॉन्सर कर दी, गाड़ी उनको मिल गई, इतने लाख का चेक उनको मिल गया, मतलब अचानक सारे आ गए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि एक बंदा जब वो मेहनत कर रहा होता है तब उसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आ रहा होता। इवन उनके पास जो उनका एक वुड था उसको भी खरीदने के पैसे उनके पास जैवलिन, लेकिन जब वो जीत गए तो फिर बहुत सारे इवन सेलिब्रिटीज भी उनको इंडोर्स करने के लिए आ गए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसको दो हिस्सों में लेते हैं। देखो, हर इंसान की दो ज़िंदगी होती है, एक कैमरा खुलने से पहले और एक कैमरा खुलने के बाद। कैमरा खुलने से पहले वाली ज़िंदगी 99.9% लोग ना देखते हैं और ना देखना चाहते हैं। कैमरा खुलने के बाद की ज़िंदगी लोगों को लगता है कि बस यही है ज़िंदगी। अब दूसरे हिस्से में इसको ऐसे देख लो कि देखो, दुनिया की ये हकीकत है। पीपल लाइक टू बी लाइक्ड, पीपल लाइक टू बी एसोसिएटेड विद पीपल हु आर सक्सेसफुल। लोग पसंद करते हैं कि उन्हें लोग पसंद करें, और लोग उन लोगों के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं जो कामयाब हैं। आप भी यहाँ इसीलिए आई हैं कि मैं कामयाब हूँ। इसी तरह अरशद नदीम के पास हज़ारों लोग इसीलिए गए हैं कि वो अब कामयाब हैं, अपने फेम के लिए, वायरलिटी के लिए, सब कुछ XYZ। लाइफ इज़ नॉट फेयर, लाइफ इज़ नॉट आइडियल। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे लोग अरशद नदीम को जब वो अपने गांव में थे जाके इंडोर्स करते, करोड़ों रुपए देते। हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ये लोगों से, क्योंकि लोगों का विजन ही नहीं है दुनिया में। लोगों का विजन क्या है कि जो कामयाब हो जाए उससे जुड़ जाओ बस। कामयाबी के रास्ते में कोई किसी की मदद नहीं करता, और कोई देखने नहीं आएगा आपकी भी मेहनत, कोई देखने नहीं आएगा किसी की भी मेहनत। ये कैमरे के पीछे बच्चे खड़े हैं, कोई नहीं देखने आएगा आपकी मेहनत। कोई नहीं देखेगा आप रात को 11 बजे तक बैठे हुए हो, कोई नहीं देखेगा कि आप पूरी रात शूट्स कर रहे हो, अपना कंटेंट एडिट कर रहे हो, कोई भी नहीं देखेगा आपकी मेहनत। आपकी मेहनत सिर्फ रिकग्नाइज आप खुद करोगे। रहम करने वाले लोग बहुत कम हैं दुनिया में। थैंक यू सो मच साद फॉर योर प्रीशियस टाइम। एक एडवाइस जो आप यूथ को देना चाहते हैं? एडवाइस यही दूंगा कि देखो, नाकाम इंसान की कहानी है ना, सिर्फ उसके 4 रिश्तेदार, 4 दोस्त तक फैलती है। कामयाब इंसान की कहानी सारी दुनिया में फैलती है। एक इंसान जो नाकाम होता है ना, वो हमेशा बात करता है अपने मसाइल के बारे में, और एक इंसान जो कामयाब होता है ना, वो हमेशा ये बताता है कि उस मसाइल से हल कैसे निकाला उसने, लड़ा कैसे उन मसाइल से। मसाइल से लड़ने वाले बनो, कंप्लेन करने वाले ना बनो। कंप्लेन करने वाले के साथ कोई एसोसिएट नहीं करता, लेकिन जो इंसान मसला पहले खुद झेलता है, जो कि आदमी की एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अपने घर वालों के हिसाब से भी बता दूं मैं, कोई भी टेंशन, कोई भी मसला आता है ना, मैं पहले उससे डील करता हूँ, फिर घर जाके बताता हूँ कि ये मैंने डील कर लिया, ये मसला था। मसला आते ही टेंशन नहीं देता दूसरों को,
इंसान ज़्यादा दोस्त, ज़्यादा रिश्तेदार और ज़्यादा खुश लोग अपने आसपास ऐसे बना सकता है कि वो उनकी टेंशन रिड्यूस करें। एग्जैक्टली। आई रिड्यूस योर स्ट्रेस, यू रिड्यूस माइंड। आपकी फैमिली वाले आपका स्ट्रेस रिड्यूस उस वक्त करेंगे कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मुश्किल से आप ही को डील करना है। चाहे आपका बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, कोई मसला नहीं है। आपने अगर जिम्मेदारी ले ली ना, तो आप घर के वो बच्चे बन जाओगे जिसकी सब बात कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच साद फॉर योर प्रीशियस टाइम। एक एडवाइस जो आप यूथ को देना चाहते हैं। एडवाइस यही दूंगा कि देखो, नाकाम इंसान की कहानी है ना, सिर्फ उसके 4 रिश्तेदार, 4 दोस्त तक फैलती है। कामयाब इंसान की कहानी सारी दुनिया में फैलती है। एक इंसान जो नाकाम होता है ना, वो हमेशा बात करता है अपने मसाइल के बारे में, और एक इंसान जो कामयाब होता है ना, वो हमेशा ये बताता है कि उस मसाइल से हल कैसे निकाला उसने, लड़ा कैसे उन मसाइल से। मसाइल से लड़ने वाले बनो, कंप्लेन करने वाले ना बनो। कंप्लेन करने वाले के साथ कोई एसोसिएट नहीं करता, लेकिन जो इंसान मसला पहले खुद झेलता है, जो कि आदमी की एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अपने घर वालों के हिसाब से भी बता दूं मैं, कोई भी टेंशन, कोई भी मसला आता है ना, मैं पहले उसे डील करता हूँ, फिर घर जाके बताता हूँ कि ये मैंने डील कर लिया, ये मसला था। मसला आते ही टेंशन नहीं देता दूसरों को। इंसान ज़्यादा दोस्त, ज़्यादा रिश्तेदार और ज़्यादा खुश लोग अपने आसपास ऐसे बना सकता है कि वो उनकी टेंशन रिड्यूस करें। एग्जैक्टली। आई रिड्यूस योर स्ट्रेस, यू रिड्यूस माइंड। आपकी फैमिली वाले आपका स्ट्रेस रिड्यूस उस वक्त करेंगे कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मुश्किल से आप ही को डील करना है। चाहे आपका बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, कोई मसला नहीं है। आपने अगर जिम्मेदारी ले ली ना, तो आप घर के वो बच्चे बन जाओगे जिसकी सब बात कर रहे होंगे। बहुत खूबसूरत बात आपने की है, और मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत कंस्ट्रक्टिव लगेगी। सो बहुत शुक्रिया साद हाशमानी, आपका, आपने अपना वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।